नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान जियोग्राफी को लेकर। राजस्थान जियोग्राफी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है, देख सकते हो आपकी भारत भौगोलिक क्षेत्र चल रहा है राजस्थान का। उसके अंदर हम डिटेल में हर एक क्षेत्र के साथ चीजें देखते जा रहे हैं। क्षेत्रों का मतलब अगर बात करें तो कृषि भूमि हो गया, जलवायु हो गई, वहाँ की सिंचाई क्षेत्र हो गया, या बारिश मानसून हो गया। इन्हीं के सारे हम भौगोलिक क्षेत्रों को पढ़ रहे हैं ताकि चीजें हमारे सामने सरल हो जाए, बिल्कुल ही सरल हो जाए। और हमने अब तक मरुस्थलीय क्षेत्र को पढ़ा, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ा, मैदानी जो पूर्वी प्रदेश है वो हमारा टॉपिक चल रहा है। उसके बाद हाड़ौती का पठार हमको पढ़ना है। लास्ट क्लास होगी या एक क्लास और हो सकती है आज, वही देखना है कि हम आज कितना पढ़ सकते हैं। आज मतलब कि जितनी क्लासें हुई है हमारी, हमने बाणगंगा बेसिन को पढ़ लिया है अच्छे से, हमने बनास के बेसिन को भी पढ़ लिया है अच्छे से, हमने चंबल बेसिन को भी अच्छे से पढ़ा है, और माही के बेसिन को भी हमने अच्छे से पढ़ा है। बेसिन का मतलब होता है कि यहाँ का मैदानी भाग। तो हमने देखा कि माही का मैदानी भाग ऊबड़ खाबड़ है, चंबल का समतल है, सॉरी बनास का समतल है कई जगह पे, लेकिन शुरुआत में ऊबड़ खाबड़ मिलता है। चंबल का चित्तौड़ के जो यहाँ पे जो ऊंचाई है वो देखेंगे अभी कितनी हो सकती है। और बाणगंगा का हमने देखा ही था कि समतल है, लेकिन आगे चलकर ये ऊंचा होने लगता है, इसके कारण ये नदी लुप्त होने लगती है। अच्छे से पढ़ रहे हैं, देखो काफी ध्यान लगाकर, ध्यान लगा कर क्या मतलब कि ध्यान से पढ़ रहे हैं चीजों को, ताकि हर एक फैक्ट को उठाएं और कोई भी चीज आपके छूटे भी ना और कठिन भी आपको ना लगे। तो अब शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आज मैप को ध्यान से देखना, और कुछ देर बाद मैं कहूंगा वैसा का वैसा आप मैप को अपनी कॉपी में, नोटबुक में आप उतार लेना उसको, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से सिर्फ इधर देखना। शुरू करते हैं। चारों बेसिनों को हमने पढ़ा है। ये बेसिन है बनास का बेसिन, बाणगंगा बेसिन, माही नदी का बेसिन और चंबल का बेसिन। इनसे हमको एक चीज क्लियर हो जाती है यहाँ पे, लूणी नदी और यहाँ पे घग्गर नदी, दोनों की बात आगे करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने लूणी नदी को बनाया है। कारण है कि हमको यहाँ पे कुछ जनसंख्या जो विकसित हुई है वो देखना पड़ेगा, ताकि आगे चलकर हमको जब भी जनघनत्व पढ़ना पड़े या जनसंख्या पढ़नी पड़े तो हमें एक आइडिया लग जाए कि हाँ उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो सकती है। आइडिया के तौर पर हम बता सके, चाहे हमको एग्जाम में याद ना हो, लेकिन ऑप्शन देख कर ही हम आंसर दे दे। कई बार ऑप्शन क्या है कि जैसलमेर के 3 डाल देंगे और एक मैदानी भाग का डाल देगा, इससे आपका राइट हो जाएगा। तो हमको उस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हमने लूणी की बात करनी है आज, और यहाँ पे घग्गर नदी है उसकी भी बात करनी है। अब देखना आगे। बाणगंगा, बनास, माही और चंबल, ये चारों नदियां महत्वपूर्ण है किस भाग की? तो राजस्थान के पूर्वी भाग की। अब एक चीज हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाती है यहाँ पे बनास नदी को लेकर। बनास को लेकर क्या चीज क्लियर हो जाती है, सुनना यहाँ पे। राजस्थान, अब देखना, राजस्थान मतलब राजस्थान में ही बेसिन बनाने वाली नदी है ये। क्वेश्चन पूछा ये नहीं जाएगा कि राजस्थान में आंतरिक नदी जो सिर्फ राजस्थान में बहती है और सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान में ही बेसिन बनाने वाली नदी कौन सी है, और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि चंबल के साथ जुड़ाव हो रहा है इसका, और उसके बाद ये यमुना में जा रही है, तो आपको लगेगा कि ये बनास नदी कहीं ना कहीं मतलब राजस्थान के बाहर यूपी में भी बेसिन बना सकती है, लेकिन नहीं। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या करती है, सिर्फ राजस्थान में ही अपना बेसिन बनाती है, ठीक, अपना मैदान बनाती है। अब ये तो चलो फैक्ट की बात हो गई, हमको क्या मिला यहाँ से समझने के लिए हमको ये मिला कि इस बनास नदी के कारण हम आसानी से चंबल, बाणगंगा और माही नदी का ढलान तय कर सकते हैं, यहाँ की दिशा तय कर सकते हैं, और इन नदियों की स्थिति तय कर सकते हैं, और इनका विस्तार तय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे दो नदियां निकलती है, दोनों नदियां हैं जयपुर की, दोनों नदियां हैं जयपुर की। बात बाद में करेंगे कौन कौन सी है। यहाँ पे दो नदियां निकलती है, एक नदी, सॉरी, यहाँ पे दो नदियां जयपुर की नदियां हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पे दो नदियां निकलती है, बनास में मिलती है यहाँ पे। एक नदी ये उदयपुर से निकलती है, एक नदी ये चित्तौड़गढ़ से निकलती है, दो नदियां यहाँ से निकलती है। उसके बाद यहाँ से दो नदियां निकलती है, यह क्षेत्र उदयपुर, और ये क्षेत्र है प्रतापगढ़। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, हम इसलिए नाम बता के भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। अभी हमको ढलान देखना है कि ढलान किस तरफ है, ठीक है। हिमालय बड़ा होगा ना, तो उसमें ब्रंश नहीं बनाते, ब्रंश घाटियां, जास लद्दाख, जास करके अलग, लेह लद्दाख वाला, ठीक अलग बना दे ना। हम वही कोशिश करें कि राजस्थान में हम इस तरह का क्षेत्र बना दें, उससे क्या कि यहाँ पे मामला खत्म हो जाए,
और आपको मतलब कि जब भी बनास का नाम दिमाग में आए तो आपको जिले दिमाग में आ जाए, अपना आप ही आ जाए, कोई रटने की आवश्यकता नहीं। जब माही का नाम आए तो आपको पता चल जाए कि दो नदियां निकलती है, सोम जाखम उदयपुर से और प्रतापगढ़ से। और दोनों कहाँ पे? प्रतापगढ़ से किस दिशा में जा रही है? दक्षिण दिशा में। और उदयपुर से किस दिशा में जा रही है? दक्षिण दिशा में। तो प्रतापगढ़ का और उदयपुर का आधा ढाल किस तरफ होगा? दक्षिण दिशा में होगा। तो उदयपुर और प्रतापगढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं दक्षिण राजस्थान में जो जिनका ढलान दक्षिण में भी है और किस तरफ है? उत्तर की तरफ भी है। लेकिन उदयपुर का ये क्षेत्र का ढलान किस तरफ होगा? तो इसका हम नहीं कर सकते। यहाँ पे एक नदी निकलेगी, जवाई नदी, जो लूनी में जाकर आके मिलेगी। उसकी बात आगे करेंगे, उससे हमको पता चलेगा कि उदयपुर के पास में जो झालोर हो गया, यहाँ पे पाली आ जाएगा। झालोर तो दूर है, पाली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पालोर है, पाली, सिरोही, तो इनका ढलान कौन तय कर देगी? जवाई नदी कर देगी। और जवाई नदी की कुछ सहायक नदियां होगा, वो ढलान तय कर देगी। समझ गई चीज को? कैसे पढ़ रहे हैं जो? तो दो नदियां निकलती है, एक नदी यहाँ पे, एक नदी मतलब उदयपुर और प्रतापगढ़, ये दोनों नदियां किस तरफ जा रही है? दक्षिण में बहते हुए किसमें मिलेगी? माही नदी में मिलेगी। तो यहाँ से पता चलता है कि ढलान किस तरफ है इनका? दक्षिण में है, ठीक है। तो उदयपुर का और प्रतापगढ़ का ढलान दक्षिण में भी है और प्रतापगढ़ में भी है। मैप ऐसा कैसे बनाना और फैक्ट ऐसे कैसे लिखना, जो भी आपको दिमाग में आ जाए। हाँ, कि जहाँ दो नदियां निकलती है उदयपुर और प्रतापगढ़ से, दोनों नदियां माही में जाके मिल रही है। इस कारण हमको ये पता चलता है कि माही नदी का ढलान दक्षिण में है, लेकिन उसकी सहायक नदियों से ये पता चलता है कि उस क्षेत्र का ढलान भी दक्षिण में है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन हमने जो लाइन बनाई है ना, ये देखो यहाँ पे एक, इसका हमें पता चलता है कि हाँ, यहाँ से ढलान किस तरफ हो गया? राजस्थान का दक्षिण की तरफ। और यहाँ से ढलान किस तरफ हो गया? इस तरफ। अब देखना, बात करें चंबल की, ये देखो ये हिस्सा, ये नदी आ रही है एक, और ये नदी आ रही है, काली सिंध और पार्वती है ना, दो नदियां हैं। काफी सारी नदियां, लेकिन हमने मोटी मोटी दो नदियां उठाई है। ये दोनों नदियां बहती हुई, एक तो बारा में, एक बारा, कोटा और वापस बूंदी में, यहाँ पे बूंदी की सीमा बनाती है ना, तो यहाँ पे बूंदी में तो जाती है, लेकिन यहाँ पे मिल जाती है। इससे पता चल रहा है कि जो पठारी प्रदेश का जो ढाल है ना, वो किस तरफ ढाल है? तो वो ढाल है किस तरफ? ये दिशा कौन सी? पश्चिम। और ये दिशा कौन सी? उत्तर की तरफ। तो इनका जो ढाल मिलेगा हमको किस तरफ मिलेगा? पश्चिम और उत्तर की तरफ। लेकिन ज्यादा ढाल किस तरफ मिलेगा? पश्चिम की तरफ मिलेगा। यहाँ से क्लियर होता है। अब यहीं से एक क्वेश्चन और क्लियर होता है हमारा। ये देखना, एक क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, भारत के मैप की। काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था कि विंध्याचल श्रेणी, मैंने कहा था कि विंध्याचल श्रेणी से राजस्थान में अच्छी वर्षा हो रही है, अरावली की जगह, ठीक है। अरावली समांतर आ जाती है तो बारिश नहीं कर पाती, लेकिन विंध्याचल श्रेणी के कारण राजस्थान के झालावाड़ में काफी अच्छी बारिश होती है। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विंध्याचल श्रेणी यहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ से आ रहा है, तो वो तो आड़ा आ रहा है ना, ये पठार तो आड़ा आ रहा है ना। जब यहाँ पे कोई बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है, वो इस क्षेत्र में बारिश नहीं कर पाती है, तो इसी तरह की स्थिति तो यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी बना रही है। तो फिर यहाँ पे बारिश कैसे कर पा रही है? हाड़ौती का पठार हो गया ये हिस्सा, जो ये राजस्थान का हिस्सा है ना, हाड़ौती का पठार, यही विंध्याचल श्रेणी के यहाँ पे मौजूद है, इस जगह। और उसके बाद ये मैदानी भाग हो गया यहाँ पे। तो इस क्षेत्र में बारिश अच्छी होती है। मैंने यह कहा था कि झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया, बारा हो गया, इस क्षेत्र में बारिश अच्छी होती है। किसके द्वारा? जो विंध्याचल श्रेणी आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाली खाड़ी के बीच में ये पर्वत आ रहा है, तो इससे टकरा के बारिश तो एमपी में होनी चाहिए ना, राजस्थान में बारिश क्यों हो रही है? और क्वेश्चन देख लो कितना सोच समझ के पूछा गया है। मतलब उसको स्थिति पता चल गई कि यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है, बारिश नहीं हो सकती है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन उठते हैं ना, तो मजा आता है। अब देखना, ये विंध्याचल श्रेणी है, यहाँ पे स्थिति इस तरह है, और यहाँ पे अरावली। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि अरब सागर से कोई शाखा आती है। बात याद रखना कि यहाँ पे जो बारिश होती है वो सिर्फ विंध्याचल श्रेणी से होती है। किस हिस्से में? इस पूरे हिस्से में लगा के। और मानसून जो उठता है, अब दो तरह के मानसून आते हैं। एक मानसून दक्कन के पठार से होते हुए भी यहाँ पे पहुंच जाता है, एक मानसून हिमालय के टकराते हुए भी पहुंच जाता है। दोनों तरह के। जो हिमालय के टकराते हुए मानसून पहुंचता है, वो काफी ज्यादा दूरी तय करता है। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो हवा में पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है,
और यहाँ पे बीच में आने वाली कुछ चोटियाँ यहाँ पे बारिश कर देता है तो काफ़ी कम हो जाती है। तो इससे राजस्थान में कम बारिश ही हो पाती है, और जो होती है वो राजस्थान के उत्तरी अरावली है ना, उत्तरी अरावली उसके पास पास के क्षेत्रों में बारिश कर देता है। लेकिन हमको ये पूछा गया क्वेश्चन कि इन शाखाओं से बारिश राजस्थान में अच्छी क्यों हो रही है जबकि एमपी में अच्छी बारिश हो जानी चाहिए। तो एमपी में आंसर देखो सिंपल है इसका कि एमपी में काफ़ी शानदार बारिश होती है, काफ़ी अच्छी बारिश होती है इस विंध्याचल श्रेणी के टकराने के बाद। लेकिन आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी, उसमें कहा जाता है कि विंध्याचल की ढलानों से होकर कुछ शाखाएं राजस्थान की तरफ चली जाती है और अरावली से टकराकर बारिश कर देती है। लेकिन यहाँ पे भी दो क्वेश्चन हमारे सामने वापस उठते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या नमी बच पाती है क्या? पहला क्वेश्चन उठता है क्या नमी बच पाती है क्या? और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि जब ढलानों से होकर गुजर तो जाएगी लेकिन जो शाखाएं टकरा के बारिश कर देगी तो उनमें पानी की मात्रा बचेगी क्या? दोनों चीजें हैं। नमी बच पाती है मतलब कारण यह है कि दोनों क्वेश्चन देखो एक ही जगह जोड़ रहे हैं, लेकिन ढलानों की बात करें तो ढलानें यही होती है ये, मतलब कि दो पहाड़ियों के बीच का मैदानी भाग। हमने कहा था ना कि किस हिस्से में ढलानी के सीढ़ीनुमा कृषि हो सकती है, तो वही चीज होती है ढलान। यहाँ पे खेत बना के कृषि की जा सकती है इस तरह के हिस्से में। लेकिन बात करें मानसून को तो इन ढलानों से होकर कुछ शाखाएं टकरा कर कहाँ पे चली जाती है? अरावली की टकराती है। लेकिन अरावली में पहुंचते पहुंचते पानी कम पड़ जाता है, उनमें नमी नहीं बच पाती है। लेकिन एक चीज की स्थिति हमारे सामने बनती है, जैसे ही विंध्याचल श्रेणी से टकराएगी तो विंध्याचल श्रेणी की जो स्थिति है राजस्थान में है ना, वो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, झालावाड़, बारां, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में, और यहाँ पे अवशिष्ट पहाड़ियां मिल जाती है। ठीक है, समझना कि जब यहाँ पे बारिश बादल बन रहे हैं ना, तो ढलानों से होकर जब ढलानों से होकर आगे बढ़ेगा पानी, तो यहाँ पे ज्यादा अरावली से टकराने मतलब कि अरावली से टकराने पर जो ज्यादा बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश कहाँ पे हो जाएगी? झालावाड़ में। क्यों? क्योंकि जो बादलों की स्थिति बनी है ना वो विंध्याचल श्रेणी में काफी जोरदार तरीके से और ज्यादा मात्रा में बनी है। मैंने क्या कहा था, बादल कैसे बनते हैं? जब हवा किसी पहाड़ी से टकराई, मान लो अरावली से टकराई हवा, तो टकराने से बारिश थोड़ी कर देगी क्या? वो टकराएगी तो वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी, लेकिन उसमें इतना वजन नहीं होगा ऊपर उठ पाएगी। तो पीछे से हवा चलती रहती है, तो वो पानी वाली हवा उसके साथ जुड़ती रहेगी, और जैसे ही वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी तो वो ठंडी होने लगेगी। ठंडी होने की लगेगी तो आपको पता है, ठंडी अगर फ्रिज में कोई पानी को आप ठंडा करने के लिए रख दोगे तो कुछ दिनों मतलब कि कुछ घंटों बाद उसमें बर्फ जम जाएगा। तो वही हवा जब ज्यादा मात्रा, एक तो ठंडी है, एक प्रेशर लग रहा है, और ठंडी हवा जुड़ती जा रही है, उससे क्या होगा, हवा काफी ठंडी होने लगती है। ठंडी होने लगती है तो वो जो ठंडी होती है ना, वही एहसास होता है वो बादलों के हमें दिखने का। आप जब भी ज्यादा ऊपर जाओगे ना तो आपको एक भारी भारी बूंदे दिखने लगेगी और आपके यहाँ पे जमने लगेगी। वो एक तरह से बर्फ ही है, हल्का, ठीक है, काफी बारीक बारीक बूंदे होती है, वो बर्फ ही है, आपके हाथों पे जमने लगेगी। तो ऐसी स्थिति कहाँ पे बनेगी? तो इस क्षेत्र में बनेगी। किस क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र में बनेगी वो, इस क्षेत्र में। ऐसे आ रहा है ना मानसून, इस तरह टकराएगी तो इस क्षेत्र में बनेगी। कारण होगा यहाँ पे कि झालावाड़, बारां, कोटा इस क्षेत्र में ज्यादा बारिश कर देगी, और यही शाखा जब अरावली से जाके टकराएगी, आगे यहाँ पे अरावली की स्थिति है, अरावली से जाके टकराएगी, लेकिन इतनी नमी ही बच ही नहीं पाएगी। तो नमी बच पाती है क्या? नमी तो नहीं बच पाती है, लेकिन विंध्याचल श्रेणी की स्थिति तो झालावाड़ के ऊपर ही है ना। एमपी में है हम मानते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा झालावाड़ बारां पे भी तो आ रहा है। तो ढलानों से होकर जो शाखाएं जिनमें पानी होगा, जो बादल बने हुए होंगे, वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे? झालावाड़ यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और कुछ शाखाएं भारी हो गए बादल, तो कुछ बादल फंसे रह जाएंगे किसमें? उन ढलानों में, और फंसे रहने के कारण वो आधे बादल आगे नहीं पहुंच पाएंगे और वहीं पे बारिश कर देंगे। तो बादलों के फंसे रहने से, ढलानों में जाने से, और विंध्याचल श्रेणी की जो स्थिति है वो कहाँ पे है? तो राजस्थान के दक्षिण सॉरी पूर्वी दिशा में और दक्षिण दिशा में है, घूमती हुई है इस तरह वो। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि राजस्थान में ज्यादा बारिश होती है। एक लाइन का क्वेश्चन पूछा गया था, बस एक लाइन का, कि क्वेश्चन था कि ये बारिश एमपी में क्यों नहीं हो रही है? एमपी में होनी चाहिए, राजस्थान में कैसे हो गई? बस आंसर है कि झालावाड़, बारां, कोटा ये क्षेत्र विंध्याचल सीमा की पश्चिमी जगह पे तो है, लेकिन ऊंचाई अरावली जितनी नहीं है। बस आंसर यही है कि ऊंचाई अरावली जितनी नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमको इतना बताना पड़ा।
अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब एक चीज और अगर यहाँ पे निकालें इसी चीज से, तो निकलती है हमारे सामने कि ये चंबल नदी है ना, तो हमने जब मैदानी भाग को स्टार्ट किया था, पूरी मैदानी भाग को, तब हमने देखा था कि ये जो खाई के रूप में हमारे सामने बन गई थी। लेकिन ये ध्यान से देखो, अब ये चंबल नदी की सीमा जो बन रही है ना, ये कहीं ना कहीं विंध्याचल श्रेणी को दो भागों में बांट रही है। ये खाई बन रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रंच बन रहा है। इतना बड़ा गहराई में नहीं है, लेकिन ये ब्रंच तो बन रहा है ना। हो सकता है पहले गहराई में हो, लेकिन मिट्टी के द्वारा इसको कम कर दिया गया हो। लेकिन ये चंबल नदी का क्षेत्र कहीं ना कहीं एक ब्रंच बना रही है, घाटी बना रही है, जो विंध्याचल श्रेणी को राजस्थान से अलग कर रही है। देख लो आप खुद ही, आपके सामने है विंध्याचल श्रेणी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ इन क्षेत्रों में है, इन क्षेत्रों में है। और चंबल नदी भी इन्हीं क्षेत्रों में गुजर रही है। तो कहीं ना कहीं भ्रंश का काम अगर चंबल नदी कर रही है, तो किसके लिए? अरावली को और विंध्याचल श्रेणी को अलग करने का काम कर रही है। कौन कर रही है? चंबल नदी। क्यों? क्योंकि गहराई काफी ज्यादा है, 30 मीटर से 40 मीटर तक तो सिर्फ इसमें बीहड़ बनते हैं। जहां तक पानी की स्थिति, जब मतलब बारिश नहीं हो पाती और जब पानी कम रह जाता है नदी में, तब पानी इसमें दिखता है। और जब कम रह जाता है, तो वो कम पानी कहीं ना कहीं जमीन को मतलब, हाँ, तो जो बीहड़ बने हुए होते हैं ना, जो कठोर जगह नहीं होती और जो हल्की जगह होती है, जहाँ पे मतलब मिट्टी बह के चली जाती है, ठीक है, मंगरे मंगरे टूट के अंदर बह जाते हैं, तो जहाँ तक बह पाते हैं ना, वहां तक पानी दिखता है हमको। तो लगभग 30 मीटर हमको गहराई में दिखता है। तो ये नदी कितनी और अंदर हो सकती है, ठीक है। तो नदी जब पढ़ेंगे तभी डिटेल में बात कर पाएंगे, अभी उतनी गहराई में नहीं जाना है। तो ढलानों की बात कर दी, तो आपको ये करना है मैप बनाना अभी, ऐसा कैसा मैप बनाना। एक तो ये स्थिति जो हमने बनाई थी, वापस बना देते हैं। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, शाखा आती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ झालावाड़ का हिस्सा है। और दूसरी चीज मैप बनाना है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ना, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, यही इनके बेसिन है, यही इनके बेसिन है, ध्यान रखना। यही बेसिन है और यहीं पे इनकी स्थिति है बनास की। तो एक बार ध्यान से इनको बनाओ, उसके बाद आगे देखते हैं। काफी कुछ जानकारी है आज अभी तक हमारे पास, काफी कुछ आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये आखिरी क्लास हो सकती है मैदानी भाग की। तो हमको कुछ छोड़ना नहीं है, काफी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एक बार ये मैप बना लो, उसके बाद आगे देखते हैं। मैप को अच्छे से बनाना, जो ताकि आपको समझ में आ जाए। मैप ही है जो आपकी जियोग्राफी कंप्लीट करेगा, मतलब अच्छे से आपको समझाएगा। क्लास को रोक के बना लेना, हम आगे बढ़ते हैं। स्थिति देख ली हमने कि ढलाने किस तरह है और किस तरफ है, वो देख लिया। नदियां हैं ये, उनको आगे देख लेंगे, और नाम वैसे भी हमने देख लिए। तो अब आगे देखते हैं, सुनना। बात करते हैं कृषि को लेकर। कृषि का अपना अलग ही टॉपिक होता है राजस्थान ज्योग्राफी में, लेकिन हमको ये तो देखना पड़ेगा ना कि इस क्षेत्र में कृषि कहाँ पे हो सकती है, कौन सी, और क्या विशेषता हो सकती है किसी फसल को लेकर, कि हाँ ये वहाँ पे उस स्थान पे क्यों हो रही है। इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए हमको। तो कौन सी फसल होती है, किस मात्रा में होती है, कौन सी सबसे ज्यादा किस जिले में होती है, वो तो आंकड़ों की बात है, वो तो अलग से होगी। लेकिन प्रायिकता क्या है फसल होने की, वो चीज देखनी है हमको। अब देखो, ये क्या, राजसमंद, राजसमंद से बनास नदी निकल रही है और जाके मिल रही है इसके अंदर। हमने क्या देखा था कि इस बेसिन में कौन सी मिट्टी है, तो भूरी मिट्टी है। अब लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी मैंने लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे साथ बहा के लाएगी, खनिज साथ बहा के लाएगी, तत्व साथ बहा के लाएगी, धूल साथ बहा के लाएगी, ठीक है। तो उन सबका मिश्रण जलोढ़ मिट्टी बन जाएगा। तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी तो मिल ही जाएगी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा मिलने की प्रायिकता कहाँ पे होगी? वो होगी इसी नदी के बिल्कुल किनारों पर। और इसके बाद जो दूर दूर जो किनारे बनेंगे ना, इन किनारों पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? भूरी मिट्टी मिलेगी। तो बात करते हैं अगर किनारों की, कोई सी भी मिट्टी उगा दो आप, सॉरी, कोई सी भी फसल उगा दो आप, उग जाएगी, कोई सी भी उगा दो, ठीक है। लेकिन थोड़ा दूर जाएं, हमें प्रायिकता देखनी है कि स्पेसिफिक वहां पे फसल उस क्षेत्र में हो सकती है। क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि बनास के इस क्षेत्र में कौन सी फसल नहीं हो पाती है, सब हो पाती है।
सब हो पाती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो पाती है। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा दूर-दूर के क्षेत्रों से उठा लिए जाते हैं कि उस क्षेत्र में कौन-सी फसल हो पाती है, ठीक है? बात करते हैं भूरी मिट्टी की। अब आप ही खुद ही बताइए कि भूरी मिट्टी कहाँ पे मिलेगी? नदी के पास वाले क्षेत्रों में तो नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन उनके उसमें किसका मिश्रण भी होगा? जलोढ़ का मिश्रण भी होगा। और अब एक-एक क्षेत्र तो नहीं देख सकते कि चित्तौड़गढ़ में इस गाँव में ये मिट्टी मिलेगी और उनके खेत पर वो मिट्टी मिलेगी। अब आपने देखा होगा 10 खेत छोड़ के 10 खेत पे तो मिट्टी चेंज हो जाती है। तो इस तरह थोड़ी देखेंगे हम, ठीक है? एक जिले की बात करते हैं कि हाँ, स्पेशल इस जिले में इस तरह की मिट्टियाँ मिल सकती है। अब इस तरह नहीं देख सकते हैं कि गाँव छोड़ो, आप 10 खेत 5 खेत देख लेना, 5 खेत में छठे खेत पे आप जाओगे तो आपको मिट्टी दूसरी मिल जाएगी वहाँ पे। नहीं मिलेगी और अगर उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी तो वो कहीं और से ला के डाल देंगे वहाँ पे। तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये मिट्टी कौन-सी है। अब काली मिट्टी मिल जाएगी, किसी खेत में भूरी मिट्टी मिल जाएगी, तो ये चेंज होती रहती है। जैसे ही मंगला चेंज हुआ, मिट्टियाँ चेंज, ठीक है? अब कुछ मिट्टी उस मंगले से बह के आ गई, कुछ यहाँ से बह के आ गई, इस तरह की स्थिति बनती है। दूसरा क्वेश्चन है कि अरावली से जो बह के आई है ना मिट्टियाँ, ध्यान रखना अरावली से अब कोई मिट्टी बह के नहीं आ रही है, तो नदियाँ आ रही है। नदियों ने अपना ब्रंश तैयार कर लिया है। अब जो भी मिट्टी बिछ रही है, नदियों के अंदर ही बिछ रही है। पानी की इतनी मात्रा नहीं है राजस्थान में कि वो इतनी मिट्टियाँ बहा-बहा के लाके अब यहाँ पे इस क्षेत्र को भर दे, नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खेत की जुताई होने लगी। पहले काफ़ी ज़्यादा पेड़ थे मात्रा में, तो मिट्टियाँ पेड़ों में फँस कर रुक जाती थी। बाढ़ आई तो अगर कुछ आगे कुछ अवरोध आ गए तो मिट्टी पानी वहाँ पे भर जाता था और उससे पूरे शहर में फैल जाता था। लेकिन ऐसी स्थितियाँ अब नहीं देखने को मिल रही है। कारण है कि एक तो अरावली को खत्म किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है। इतना ज़्यादा खनन हो रहा है कि मानसून की दिशा ही चेंज हो गई है कि मानसून कब क्या कैसे आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अभी राजस्थान के अंदर मानसून से पहले बारिशें आ गई, तो जो मौसम विभाग है वो जानकारी दे रहा है कि हम तो मानेंगे ही नहीं, हम तो 1 जून से बारिश आएगी उसी को मानेंगे, उससे पहले जो बारिश आई वो मानसून की बारिश है ही नहीं। और मानसून में पिछले साल जितनी बारिश नहीं आई थी उतनी तो आ चुकी है अभी राजस्थान में। और अभी मानसून से पहले 40% से 50% तो पूरे भारत में बारिश आ गई है मानसून की, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थितियाँ बन रही है, कारण क्या है कि खनन का काम इतना जोरदार चल रहा है, ठीक है? ये चीज़ है। तो आगे देखते हैं अब। भूरी मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी? तो भूरी मिट्टी दूर के इन क्षेत्रों में ज़्यादा होगी, लेकिन किनारों पर भी होगी मिट्टी। क्यों? क्योंकि अरावली से हमने क्या देखा था कि लोहे में अरावली के चट्टानों के अंदर जो लोहा होता है उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने के बाद वो चट्टानें धीरे-धीरे टूटती रहती है, अपरदन होता है, अपक्षय होता है, अपरदन होता है और एक और है वो भूल गया, घर्षण होता है। घर्षण होता है, दोनों चीज़ें होती है और उसके कारण ये मिट्टी बह-बह के फैल गई। तो ये देख लो आपके OABC सर्च करना, बेसिक मिट्टी में हम पढ़ेंगे। तो ये दोनों होती है ना, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है और इनकी श्रेणी में शामिल की जाती है भूरी मिट्टी को और जलोढ़ मिट्टी को और काली मिट्टी को। ये श्रेणियाँ होती है, इसमें शामिल की जाती है। और ये BC होती है, ये मिट्टियाँ इतनी उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन जो A होती है ना, इसके अंदर हम खाद बीज देके शानदार तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। खाद बीज, ठीक है, खाद बीज तो देंगे, खाद देके हम ज़्यादा मात्रा में तैयार कर सकते हैं मिट्टियों को। स्थिति बनती है। अब OAA क्या होती है आपको पता चल गया ना, उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी जो। अब भूरी मिट्टी यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे तो कोई सी उगा दो, लेकिन भूरी मिट्टी में देखना आप इस क्षेत्र में, अब यहाँ पे पानी की व्यवस्था ठीक ठाक है, समतल मैदान है, सिंचाई हो सकती है, यहाँ पे गेहूँ हो सकते हैं, जौ हो सकते हैं। कारण कारण है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था है, बारिश हो रही है ठीक ठाक उसके लिए। अब गेहूँ क्यों हो सकते हैं? आप देख लो 6 से 7 बार पानी पिलाना पड़ता है, मतलब सिंचाई करनी पड़ती है गेहूँ की और जौ की। कितनी बार? 6 से 7 बार। अब जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ पे इस तरह के गेहूँ उगा दो, 6-7 बार सिंचाई कहाँ से करोगे? अगर नहरों पे निर्भर रहोगे तो नहरें तो मैं 2-3 बार ही आएगी दूर क्षेत्रों में। यहाँ पे तो चलो मान लो कि नहरें पहुँच पाती है, ठीक है, ठीक ठाक है कि हाँ जल्दी जल्दी नहरें छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे इलाके भी तो होंगे ना राजस्थान में जहाँ पे नहरें ही नहीं पहुँच पाती। क्या वहाँ पे खेती हो सकती है क्या गेहूँ की? नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी सिंचाई नहीं कर पाएंगे। तो इन क्षेत्रों में ऐसे स्थान भी होंगे काफी सारे जहाँ पे गेहूँ की खेती नहीं की जा सकती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है। इसके कारण गेहूँ की और जौ की, गेहूँ और जौ खेती हो सकती है। अब यहाँ पे उठता है क्या सरसों की खेती हो सकती है? तो सरसों की क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन हमको ये नहीं लिखना है सरसों की, क्यों नहीं लिखना है कि सरसों की खेती तो पूरे भाग में हो सकती है। सरसों की खेती को 1 या 2 बार पानी चाहिए। अगर मावट भी होगी ना ठीक ठाक,
तो भी सरसों तैयार हो जाएगी। चना हो गया, मावट भी होगी ठीक ठाक तैयार। जो तिलहन फसलें होती है, मावट हो गई ठीक ठाक तैयार, एक बार कहीं से पानी लेके सिंचाई कर दो, फसल हो जाएगी। तो ऐसी फसलों की आवश्यकता हमको कहाँ पे पड़ेगी, तो वो लूनी बेसिन में पड़ेगी, लूनी बेसिन में। और यहाँ पे क्या उगाएंगे हम, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, इसबगोल हो गया, इस तरह की करेंगे। तो कुछ लिख के लाया हूँ मैं बता देता हूँ। बनास के अंदर गेहूं, मक्का, जौ और सरसों की, तो ये चीजें यहाँ पे होगी। मक्के आपको पता है कि मक्का कब होता है, बारिश में होता है, खरीफ की फसल है, बारिश में होता है, अब बारिश की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे तो हो जाएगी। अब यहाँ पे लगा दो मक्का इस क्षेत्र में, एक दो स्थानों पे ठीक ठाक बारिश कर देगा, यहाँ पे बाकी कहाँ कहाँ पे जाएंगे, बाकी बारिश नहीं हुई तो मक्का तो गया ना, ठीक है। और मान लो कि बारिश हो भी गई एक दो बार हो भी गई बारिश, मक्का उगेगा, लेकिन जो मात्रा निकलनी चाहिए वो तो नहीं निकलेगी ना मक्के के अंदर से। गेहूं उगा दो, यहाँ पे उगा देंगे, खाने के लिए तो उगा देंगे, एक दो क्यारा उगा दो, सिंचाई कर दो, लेकिन भारी मात्रा में हम व्यापार कर सके इतने गेहूं थोड़ी उगा पाएंगे क्या। अब जैसलमेर में गेहूं होते हैं, सारी चीजें होती है यहाँ पे, लेकिन पैसे वाले हैं, उगा लेते हैं खाने के लिए। लेकिन वो इन चीजों को क्यों उगाएंगे, यहाँ पे जो मंडियां होंगी, उन मंडियों में यहाँ पे जो चीजें हो रही है वही चीजें तो होगी ना, तो उन्हीं चीजों को उगा के वो पैसे कमाएंगे। तो कृषि एक व्यापार के रूप में तब्दील की गई है कि वो अपना मुनाफा कमा सके कृषि करके, खेती करके। बाकी मजा थोड़ी आ रहा है क्या कि खेती करने की, मतलब अपने पेट भरने के लिए खेती करेंगे, पूरे मतलब देश का के पेट भरने के लिए खेती कर रहे हैं, उनके बदले में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज जो हो रही है वो काफी ईमानदारी से हो रही है, इसीलिए फसलें उग पाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद लूनी की बात कर ली, तो लूनी के यहाँ पे क्या होगा, बाजरा हो जाएगा, ज्वार हो जाएगी। अब बाजरा और ज्वार में भी अंतर है। यहाँ पे बाजरा में क्या है कि पानी बिल्कुल कम चाहिए यहाँ पे, मतलब ठीक है कम चाहिए, मतलब अगर नमी भूमि भी होगी और सिंचाई नहीं हुई तो भी बाजरा चल जाएगा। लेकिन ज्वार के अंदर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है किसके अंदर, ज्वार के अंदर। इसीलिए यहाँ पे एक जवाई नदी निकलती है जो ये काम पूरा कर देती है, और उसी जवाई नदी के किनारे गेहूं उगाए जा सकते हैं, जौ उगाए जा सकते हैं, इसबगोल हो सकती है, ठीक इस तरह की चीजें हो सकती है, सरसों हो सकती है, ये चीजें हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जवाई नदी की बात हो गई। अब इसबगोल इस क्षेत्र में उगा दो आप, काफी शानदार तरीके से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसमें क्या, एंड में अगर बारिश हो गई ना, पक्का तैयार हो गई और उसके बाद बारिश हो गई तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। तो इस कारण ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती वहां पे रिस्क लेना ठीक है थोड़ा। ये बात यहाँ की हो गई। उसके बाद है माही, माही नदी की बात करें। अब देखो यहाँ पे भी बारिश हो पा रही है, मानसूनी क्षेत्र है, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे है। माही बजाज सागर डैम बना हुआ है, पिछली क्लास में देखा था माही बजाज सागर डैम। तो उसके कारण मक्का हो सकता है, गेहूं हो सकते हैं, जो हो सकते हैं। ऊंचाई पे स्थित है, ये भी क्षेत्र ऊंचाई पे स्थित है, ये भी ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पे चंबल नदी जो राजस्थान के अंदर निकलती है उसकी ऊंचाई लगभग, सॉरी चित्तौड़ के अंदर जो निकलती है लगभग 400 से 500 मीटर की ऊंचाई पे निकलती है। वहां पे जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मंगरे के ऊपर नदी चल रही है वो, ठीक है। तो उसके कारण हमको ये चीज पता चल जाती है यहाँ पे कि इस क्षेत्र में काफी ऊंचाई है। तो जो भी ऊंचाई होगी ना, मान लो कि पठारी भूमि है, इस तरह होगी, तो ये जो ढलान होगी ना वो इस तरह नहीं होगी, फिर जब आगे जाके धीरे धीरे ढलान कम होती जाएगी, इस तरह होती जाएगी। जो ढलान होगी ना, अब यहाँ पे निकलेगी विंध्याचल पर्वत से तो ढलान काफी ज्यादा होगी, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ेगी ढलान कम हो जाएगी। तो ढलान कम होगी तो वहां पे आसानी से खेती की जा सकती। अब मुझे बताओ स्पेशल क्या है यहाँ पे, स्पेशल है यहाँ पे चावल। पठारी भूमि है, मंगरे पे है, तो मतलब कि चट्टाने है, चट्टाने है तो पानी जमीन के अंदर कम जा पाएगा, तो पानी जमीन के अंदर ज्यादा भरा रह सकता है, ठीक है। भरा रह सकता है तो क्या करेंगे कि हम इस क्षेत्र में इस तरह के खेत बनाएंगे और इस तरफ ढोलियां कर देंगे, तो जो पानी है इसके अंदर भरा रह जाएगा, और इसी भरे हुए पानी में हम चावल की खेती कर सकते हैं काफी अच्छी तरीके से। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं, कारण काली मिट्टी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि हाड़ौती का पूरा पठार काली मिट्टी से भरा हुआ है, लावा निकला हुआ है पूरे पठार में फैला हुआ है। दक्कन के पठार से जो लावा निकला था वो यहाँ फैला हुआ है, तो इस फैलाव के कारण काफी ज्यादा मात्रा में अच्छे से यहाँ पे हो जाएगी। दूसरी चीज बात करते हैं गन्ना की। यहाँ पे नहीं उग पाएगा, यहाँ पे उग सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में तो भरपूर उगेगा। क्यों, क्योंकि मिट्टी काली, जलोढ़, इतनी बड़ी बड़ी नदियां आ रही है,
अपने साथ जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल, पीली सारी मिट्टियाँ तो मिक्स हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे गन्ना की खेती अच्छे से हो सकती है। क्या यहाँ पे नहीं हो सकती गन्ना की? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद घग्गर की बात करते हैं। घग्गर की ना शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है नदी। यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से घग्गर की नदी निकलती है इस तरह। निकलने के बाद ये राजस्थान पंजाब से होके आ रही है, वो छोड़ दो, वो नहीं है, हमको राजस्थान की बात करनी है। इस तरह कुछ है स्थिति इसकी, निकल के आती है हमारे सामने। तो देखो यहाँ पे एक इंदिरा गांधी नहर आ रही है। तो इस नहर की मतलब की चौड़ाई काफी ज्यादा है, पानी की काफी ज्यादा मात्रा लेके आती है। और इसके कारण घग्गर के अंदर चावल हो सकते हैं, सरसों हो सकती है और ग्वार, दालें, ऐसी चीजें हो सकती है। यहाँ से जो ऊंचाई है इसकी 1000 से 2000 मीटर से निकल के आती है और यहाँ पे एक समतल मैदान के रूप में बनती है हमारे सामने, और आगे चलकर ये लुप्त हो जाती है बिल्कुल ही पाकिस्तान में जाकर। लुप्त होने का कारण क्या है कि मैदान बिल्कुल समतल बन गया है। चंबल नदी लुप्त क्यों नहीं हुई? कारण है कि काफी गहराई वाली नदी है और काफी ऊंचाई से बह के आ रही है और काफी ज्यादा भराव क्षेत्र है। अगर पानी की स्थिति यहाँ पे कम होती तो कोटा बूंदी में जाके ये नदी लुप्त हो जाती और कहीं ना कहीं बनास नदी अपने आप में जाके यहाँ पे कहाँ पे मिलती, वो वहाँ पे मिलती यमुना में। वो पूर्णतः बनास नदी होती है राजस्थान की। लेकिन चंबल नदी की गहराई ज्यादा, बारिश गहराई ज्यादा है, भराव क्षेत्र ज्यादा है, उसके कारण क्या होता है ये वहां पे जाके मिल जाती है। ठीक है, जानकारी काफी ज्यादा दे दी गई है, तो आप क्लास को 2-3 बार रिवाइज करके चीजों को लिखना, लेकिन लिखना जरूर है। ये पूरा सबका निचोड़ ही हो गया आज। उसके बाद आगे देखते हैं हम। बाणगंगा की बात नहीं की, बाणगंगा की बात करते हैं तो बाणगंगा एक ऐसी नदी है जिसकी कोई सहायक नदी नहीं मिलती हमको। छोटे छोटे नाले मिल जाते हैं लेकिन सहायक नदी कोई कुछ भी नहीं मिलती है। और क्षेत्र है लेकिन यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिल जाती है अच्छी मात्रा में। अब यहाँ पे एक चीज हमको इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो चीज निकल के आती है वो है रूही का मैदान। रूही का मैदान, कारण क्या है रूही का मैदान करने का? ये जो यमुना नदी आपको दिख रही है ना, और ये जो बाणगंगा नदी दिख रही है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, जैसे भरतपुर हो गया, अलवर हो गया, तो राजस्थान की है तो राजस्थान की बात करेंगे, तो ये जो क्षेत्र हो गया ना, इसी को कहा जाता है क्या? रूही का मैदान। क्यों कहा जाता है? बारिश चाहे यहाँ पे मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बारिश चाहे यहाँ पे मत हो, लेकिन यमुना नदी तो हर साल बह के आ रही है ना, ये तो निरंतर बहती जा रही है नदी। तो इसके कारण यहाँ पे पूरी मिट्टी में नमी की नमी भरी हुई रहती है। और दूसरी चीज मैदान हो गया, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी हमको यहाँ पे मिल जाती है। जलोढ़ मिट्टी और भूरी मिट्टी दोनों मिल जाती है यहाँ पे। तो इसके कारण चाहे बारिश मत हो, लेकिन बाणगंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में हमेशा पानी, मिट्टी में नमी रहेगी। नमी रहने के कारण यहाँ पे जो भी फसल आप उगाना चाहते हो वो यहाँ पे फसल उग जाएगी। फिर भी अगर हम देखें यहाँ पे कौन सी उग सकती है, तो यहाँ पे लगभग सरसों हो जाएगी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है लेकिन मिट्टी में नमी है तो हो जाएगी। चना हो जाएगा, दालें हो जाएंगी, तिलहन फसलें हो जाएगी, कई कई जगह पे गेहूं हो जाएंगे, जौ हो जाएंगे, चावल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये चीजें इन क्षेत्रों में नहीं हो पाएगी। इस क्षेत्रों में क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ पे हो तो सकती है लेकिन वो इतनी मात्रा में पैदा नहीं हो पाएगी, पैदावार काफी कम होगी, तो क्यों रिस्क लेंगे लोग। गेहूं उगा देंगे, यहाँ पे औसतन 20 बोरी निकल रही है, यहाँ पे वही 2 बोरी 3 बोरी निकलेगी, तो ये लोग क्यों उगाएंगे? यहीं से खरीद के लेके आ जाएंगे ना। ये चीज है। ठीक है, एक बार जो भी आपको लगा अच्छा वो लिखना, बाकी क्लास को रिवाइज करके लिखना पड़ेगा, इतनी चीजें एक साथ नहीं लिख पाओगे। कुछ जानकारी और है, वो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी वो और है, उसकी बात करते हैं। एक बार ये लिख लो, ठीक है। रोक के लिख लेना क्लास को, हम आगे बढ़ रहे हैं अब। एक बार फसलों को वापस देखेंगे हम। हमने बात तो कर ली हाँ कैसे हो सकती है, लेकिन कहाँ पे कौन सी हो सकती है उसको मतलब एक अच्छी तरीके से देख लेते हैं। बनास बेसिन के अंदर देखो गेहूं और जौ हो सकते हैं, जैसा कि हमने क्यों हो सकते हैं तो हमने वो विशेषता बताई कि अच्छी सिंचाई यहाँ पे मिल जाती है हमको। मक्का हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो जाती है, ठीक है। और कम पानी वाली फसलें हो सकती है जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाता है, जैसे भूरी मिट्टी है ना, तो वहाँ पे पानी इतना दूर नहीं पहुंच पाता है, तो उसके वहाँ पे क्या हो सकती है कि वो सरसों की और तिलहनी फसलें हो सकती है। अगर लूनी बेसिन की बात करें यहाँ पे, तो हमने देख लिया कौन सी हो सकती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मूंग हो गए, मोठ हो गए,
ज्वार हो गई, ऐसी फसलें यहाँ पे हो सकती है। ज्वार हो सकती है, जीरा हो सकता है, इसबगोल हो सकता है। कारण है कि यहाँ पे जवाई बांध है, इसलिए इसबगोल और जीरा हो सकता है। अब जीरा कम क्षेत्रफल में भी उगाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इसके कारण। इसबगोल कम क्षेत्र में उगाकर भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं, इसके कारण। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इतना ज्यादा मतलब कटाव नहीं होता है ना नदियों के द्वारा यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। स्थितीकरण मतलब कि बनी रह सकती है मात्रा। मात्रा बनी रहने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो मूंग हो गए, जोट हो गए, ज्वार हो गए, ये हो जाती है। अब ये बनी कैसे रहते हैं? तो आपने सुना होगा सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो वो दाल है। लेकिन क्या सोयाबीन में प्रोटीन होता है क्या? दूसरी दालों में नहीं होता है क्या? सभी में होता है। तो उसके कारण जब भी दालें उगाई जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं वो नाइट्रोजन की मात्रा खेत में पैदा कर देगा, मतलब कि प्रोटीन दे देगा खेत को। तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे मात्रा बनी रह जाती है, और उसके कारण आप फसलें उगा सकते हो। ठीक है, ये चीज हमारे सामने आती है। तो ये लूनी की बात होगी कौन कौन सी हो सकती है। उसके बाद है, चंबल नदी की बात करें तो गेहूं हो सकता है, और सब्जियां जितनी चाहो उगाओ इस क्षेत्र में। काली मिट्टी है, जितनी सब्जियां उगाओ, आप जो उगा सकते हो उगा दो इस क्षेत्र में। जितनी भी आप सब्जियों की बात होगी वो चंबल बेसिन के आसपास के क्षेत्र में होगी। इस ग्रीन लाइन से इधर जितनी सब्जियां उगानी है उगा दो आप। ठीक है, हो जाएगी वो। उसके बाद सोयाबीन हो जाएंगे, मक्का चावल बात कर ली हमने, हो जाएगी। माही बेसिन में मक्का चावल गन्ना कपास। कपास की बात आई, कपास की इंपॉर्टेंस इधर नहीं आई, कहीं देख लेना। कपास की इंपॉर्टेंस इधर आई, क्यों? क्योंकि कपास काली मिट्टी में होगा, अफीम काली मिट्टी में होगी। ठीक है, तो इधर कपास का हमने नाम तक नहीं लिया, कपास की बात यहाँ पे आई, क्यों? क्योंकि काली मिट्टी हो गई। उसके बाद बाणगंगा की बात करें, ठीक है, मिट्टी कचारी दोमट है। गेहूं और जौ अच्छे मात्रा में हो सकते हैं। बाजरा हो सकता है, मक्का हो सकता है, ये तो हमने देख लिया। अब जो ये घग्गर नदी है ना, मर चुकी है तो घग्गर नदी। ठीक है, कभी कभी नाले के रूप में दिख जाती है, कभी नहीं दिखती। बारिश हो गई, बह के आ गई तो दिख गई, नहीं दिखी, इस तरह की स्थिति है। क्या होता है यहाँ पे, हम इसको मृत या शोक नदी कह सकते हैं, किसकी? राजस्थान की। ठीक है। उसके बाद फसलों को लेकर तो हमारी चीजें कंप्लीट हो गई। ये कुछ लिखानी थी, मतलब बतानी थी, जो बता दी। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखना अब, 834 या 854 मीटर ऊपर से नदी निकलती है चंबल नदी। यहाँ पे स्थिति बनती है 400 या 500 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, मतलब कि चित्तौड़गढ़ में इतनी ऊंचाई पर यह मिल जाती है हमको। इसीलिए यहाँ पे 30 मीटर भीड़ मिल जाते हैं। तब देखना, 30 से 40 मीटर भीड़ मिल रहे हैं हमको, मतलब कि अवनलिकाएं, मतलब कि घाटियां मिल रही गहरी गहरी इसके नदी के जस्ट पास। ऐसे कट गई है बिल्कुल। एक तो घाटियां होती है इस तरह, यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ पे इस तरह है। ठीक है, चंबल में ये चंबल नदी बह रही है ना। अब ये चंबल नदी भी यहाँ पे बह रही है, ध्यान रखना यहाँ पे। और फिर ऊपर समतल मैदान आता है, वो तो यहाँ पे आता है, मतलब मंगरे के ऊपर बह रही है चित्तौड़गढ़ में तो। और यहाँ पे चंबल नदी का पानी बह रहा है, और क्या कभी क्या होता है कि इस तरह के कटाव हो जाता है, कटाव के कारण घाटी पूरी बन जाती है। अगर इसको इस तरह देखना चाहे तो इस तरह बह रही है, और इस तरह बन के ये है। ये बह रही थी पहले यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे कटाव हो गया और इस तरह हो गई स्थिति। ठीक है, इस तरह बनती है। अब फिट में कर दो इनको गुणा करके, तो आपको पता चल जाएगा कितना फिट गहराई हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, 400 से फिर यहाँ पे 200, 50 और 300 हो जाएगी। तो लगभग जहाँ पे बिहड़ बन रहे हैं ना, जिस स्थिति में बिहड़ बन रहे हैं ना, वही स्थिति हमको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर ये धीरे धीरे आगे जाती रहेगी, और धीरे धीरे कम होती रहेगी। 150 और 150 मीटर तक यहाँ पे पहुंच पाएगी, और फिर ये वहाँ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है, यहाँ पे 200 मीटर और 180 मीटर की स्थिति हमको मिलती है। कहाँ पे? एंड में। यहाँ पे हमको 170 मिल जाती है शुरुआत में। यह डिग इसके शुरुआत में 160 70। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसलिए नदी पानी को यहाँ पर नहीं ले जा पाती है, और राजस्थान के अंदर ही ये विलुप्त हो जाती है नदी, मतलब कि जमीन के अंदर ही चली जाती है। ठीक है, यहीं पर रह जाती है। यहाँ पे स्थिति बन रही है, देखो, 500 से 450 मीटर की स्थिति यहाँ पे, और यहाँ पे 600 मीटर तक स्थिति बन रही है। तो ये नदी धीरे धीरे कम होती है, लेकिन चंबल जितनी कम नहीं हो पाती। इसके कारण क्या होता है कि ये आगे नहीं पहुंच पाती है। बनास की बात करते हैं, 700 से 800 मीटर यहाँ से निकलती है। मध्य भाग में ये
300 से 400 मीटर बनती है और फिर आगे चलकर ये 180 150 मीटर होके किसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो इसकी भी ढलान इस तरह कम होती जा रही है। और कहाँ पे कौन कितनी ऊंचाई है वो मैं देख लिया। जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतनी ज़्यादा मिट्टी का कटा हुआ होगा। जहाँ पे समतल भाग आया निक्षेपण वहीं होगा। निक्षेपण एक नया शब्द आया हमारे सामने। मिट्टी का फैलाव कर देना, जो अपर्दन जो लेके आती है ना उसको फैला देना, वही होता है निक्षेपण। तो जहाँ पे भी आपको समतल भाग मिला वहां पे होगा। समतल भाग कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। यही कारण है जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा जनघनत्व मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था है समतल मैदान की, बिछा हुआ क्षेत्र है। कोटा हो गया, बूंदी हो गया। कोटा के अंदर सबसे खतरनाक शिक्षण विभाग मिलेगा आपको। शिक्षा का संस्थान किसको कहेंगे तो कोटा को कहेंगे, ठीक है। कारण समतल मैदान है, फैला हुआ क्षेत्र है। और वो तो आगे देखेंगे किस तरह है जो, लेकिन यहाँ बात हो गई। माही की बात कर लेते हैं तो 500 से ऊंचाई निकलती है, लेकिन प्रतापगढ़ में अरावली की ऊंचाई मिल जाती है इनको 500 से 600 मीटर। इसके कारण ये नदी वापस घूम जाती है। अब काफी ज्यादा पानी लेके आ रही है वो, अब कहाँ पे जाएगी बताओ? वापस तो नहीं चली जाएगी, वापस चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो वो इधर जाना पड़ेगा उसको, इधर जाएगी, रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो वो जहाँ पे भी घाटी नजर आई निकल गई और चट्टाने जो बीच में आई ले गई, ठीक है। तो इसके कारण ये इस तरह बन गई। तो 500 मीटर के आगे अरावली की घाटी आ जाती है, उसके कारण ये इधर फैल जाती है। तो 250 350 इधर 500 आ जाती है, जो गहरी घाटी बनाते हुए ये नदी इधर चली जाती है। और यहीं पे एक पेनश वो सोम जाखम नदी आके मिल जाती है और यहाँ पे ये बना देती है। 150 मीटर की स्थिति होती है कहाँ पे, डूंगरपुर में। और 50 मीटर जब एंड होता है तब हो जाती है इसकी। तो ये बात थी इनको लेकर। अब बात करते हैं हम पॉपुलेशन को लेकर, जनसंख्या को लेकर थोड़ी बात करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, लिखे हुई चीजें हैं तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा ध्यान लगाना, सुनना पड़ेगा। मतलब कृषि योग्य भूमि तथा पानी की व्यवस्था। कृषि योग्य भूमि और पानी की व्यवस्था कहाँ पे मिलेगी बताओ? पूरे क्षेत्र में कहाँ पे मिलेगी जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो और कृषि योग्य भूमि हो? यहाँ पे मिलेगी या हाड़ौती के पठार में मिलेगी। अभी बात करेंगे बनास बेसिन की, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो बसाव होगा ना वो काफी सघन होगा, काफी सघन होगा, मतलब कि काफी पास पास में लोग रहेंगे। कारण बनता है जयपुर। सबसे ज्यादा जनघनत्व मिल जाएगा हमको यहाँ पे, 595 व्यक्ति प्रति। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज मौजूद है, कृषि हो रही है, पानी की व्यवस्था है, और क्षेत्र है, मीठे पानी की नदी मिल गई यहाँ पे बनास इनको। तो इनके कारण क्या होता है यहाँ पे जयपुर में काफी ज्यादा जनघनत्व मिल जाता है। उसके बाद स्थायी और मीठा जल मिल जाता है इनको, ठीक है। अगर बात करें घग्गर की, तो यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था हो जाती है किससे? इंदिरा गांधी नदी से। मतलब कि इंदिरा गांधी जो नहर आती है इससे। इसके कारण क्या होता है यहाँ पे, ये मतलब 4000 5000 साल पहले आपने देखा हो तो कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, हनुमानगढ़, गंगानगर, तो यहाँ पे होने के कारण यहाँ पे लोग निवास करते आ रहे हैं। और पहले जो घग्गर नदी थी वो 12 मासी नदी थी, मतलब कि 12 महीने बहने वाली नदी थी वो। तो आप सोच सकते हो कि मतलब कि जो सभ्यताएं जो विकसित हुई, सिंधु घाटी सभ्यताएं, ये सारी चीजें तो राजस्थान के थोड़ी तो दूर है, वो पास ही, मतलब उन्हीं उसी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल ही तो माने जाते हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें मिलती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ में लगभग 311 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग किलोमीटर मिल जाएंगे और 272 व्यक्ति आपको, सॉरी 311 गंगानगर में मिल जाएंगे और 272 राजस्थान का कितना मिलेगा आपको, 200 व्यक्ति। मतलब कि राजस्थान से भी ज्यादा इस क्षेत्र में लोग रहते हैं। मतलब कि उनकी जनघनत्व की बात करें ना, 200 व्यक्ति औसत निकालते हैं। इस क्षेत्र में नहीं मिलना चाहिए इतना, लेकिन मिल रहा है। जैसलमेर में 17, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चंबल की बात कर ले तो ये देखो चंबल क्षेत्र है, क्या क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? औद्योगिक इकाइयां मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, सिंचाई क्षेत्र मिल जाएगा, मतलब कि हर एक चीज से ये संपन्न क्षेत्र है यहाँ पे। लेकिन ऊंचाइयों पे होने के कारण यहाँ पे लोगों के रहने की सघनता नहीं मिल पाती है। ऊंचाई पे ज्यादा है, मंगरे ज्यादा है, घाटियां ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, इसके कारण यहाँ पे इतनी मतलब जनसंख्या में लोग नहीं रह पाते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं ये स्थिति बनती है कि मैदानी भाग में ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मिल जाएगा वो कोटा के अंदर मिल जाएगा, 374 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे कोटा कारण बनता है कि ये चंबल नदी जो है
कोटा से भी है, लेकिन बनास का कहीं ना कहीं बनास भी कोटा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है हल्का फुल्का, ठीक है। मतलब कि देखो नदी बेसिन नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन यहाँ से मतलब दूरी इतनी नहीं है, लोग जा सकते हैं आ सकते हैं। लेकिन अगर चंबल में ही स्पेशल बात करें तो कोटा की बात ही करनी पड़ेगी, और कोटा में देख लो आपके कितना बताया मैंने, तो 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब वो स्थिति उसमें नहीं मिलेगी। उसके बाद है लूणी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 161 मिल जाएगा, जोधपुर में मिल जाएगा और नागौर में मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद माही नदी की बात करें तो 399 बांसवाड़ा में मिल जाएगा आपको जनघनत्व सबसे ज़्यादा, लिख लेना इन चीज़ों को। और बाणगंगा की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगा 595, इसका जयपुर का। कारण ये नदी कोटपुतली भैर रोड से निकलकर यहाँ से होकर ये आगे जा रही है, तो इस क्षेत्र में जयपुर आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जयपुर का भी हिस्सा है। तो बनास और बाणगंगा के बीच में स्थिति है जयपुर की, और दोनों तरफ से नदियां मिल रही है मीठे पानी की, ठीक है। ये तो मानसूनी नदियां मान लेते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए भी तो पानी की व्यवस्था कर रही है ना। तो इन चीजों को लेकर यहाँ पे सबसे ज्यादा सघनता है लोगों के रहने की, यही कारण है यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं साबरमती की। तो ये उदयपुर और सिरोही में आती है, ये 242 और 202 यहाँ पे लोग रहते हैं। उदयपुर में 242 और सिरोही में 202। 2011 की बात है, 2025 चल रहा है, जनगणना नहीं हुई, हो जाती तो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है। यहाँ पे लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती और लगभग उदयपुर 500 पहुंच जाता अभी तक तो, ठीक है। क्लास कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी? काफ़ी सारी जानकारी थी, और हमने सोचा था कि 2 क्लासों में होगी, लेकिन एक क्लास में हमने कवर कर लिया। पूरी मैदान हमारा समाप्त हुआ आज। हाड़ौती का पठार हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो कि हाँ पहले कोई दूसरा पढ़ाया था, अभी कुछ अलग कथन बता दिया है, तो भी बता देना, कोई गलती हुई होगी तो सुधार लेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।